चलिए कोई बात नहीं, अब तक आपको जो पता था बहुत अच्छे, और नहीं पता था उससे भी ज्यादा अच्छे। कंपनी लॉ की बेसिक चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये आपका एक मेन और लीडिंग पेपर है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, कंपनी लॉ जो है वो क्या है, आन बान शान और सीएस की पहचान। क्या बोला मैंने? कंपनी लॉ क्या है? आन बान शान और सीएस की पहचान। तो ये आपके दिल के बहुत करीब है ये पेपर, और इसमें आपको एक एक चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंशियली बता दिया कि सिलेबस में क्या है। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूं, इवन मेरा अपना इंट्रोडक्शन भी होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक क्लास होती है वो मैंने कंपनी लॉ की बेसिक क्लास सीएसडब्ल्यूटी में मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। बेसिक क्लास जिसमें कंपनी पैसे कैसे इकट्ठे करती है, बोरो ओनर्स फंड और बोरोड फंड, याद है सब बच्चों को? तो अभी हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, और यहां पे सबसे पहले ये बात होती है कि भैया जी जो चैप्टर है वो किस किस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर जरा बताना? इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया है, हिस्ट्री बताई गई है कंपनी लॉ की, और तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं। दूसरी तरफ फिर क्या बताया गया है? लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी। फिर तीसरी बात, कंपनी कितने तरीके की होती है। फिर कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से जरा बता दो? एमओए और एओए। फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि भैया कंपनी बनके तैयार होगी, कोई भी कंपनी बिना पैसे के नहीं चलती, तो अब क्या उठाना पड़ेगा? फंड्स। तो चैप्टर का नाम क्या दे दिया कंपनी लॉ में? शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। अब उसके बाद शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नोन एज, जो व्यक्ति शेयर होल्ड करता है उसका नाम होता है शेयर होल्डर। जब उसका नाम रजिस्टर में लिख देते हैं तो वो बन जाता है मेंबर। तो ये चैप्टर दे दिया। अब उसके बाद कहने लगी जी बोरोविंग फंड, बोरोड फंड भी उठाना, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कि तुम्हारे पास क्या है, कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और पैसा है, मां भी है, लेकिन मां से कोई मतलब नहीं है। तो बैंक वाला कहता है कि तुम्हें लोन चाहिए, कि लोन चाहिए, कि तुम्हारे पास एसेट्स क्या है, कि एसेट्स ही है, तो उसके ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा चार्ज। क्या बोला मैंने जरा बताना? चार्ज। तो आपके यहाँ पे चैप्टर दे दिया क्या? चार्ज। कि पैसे दो तरीके से इकट्ठे होते हैं, वन इज अ ओनर्स फंड और सेकंड वन इज अ, और ओनर्स फंड होते हैं घर वाले और बोरोड फंड होते हैं बाहर वाले। कि ठीक है जी, तो बोरोड फंड मतलब डेट कैपिटल। क्या बोला मैंने? डेट कैपिटल। डेट फंड दो तरीके से ले सकते हैं, या तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिबेंचर होल्डर से, मतलब डिबेंचर इशू करके और बदले में पैसे ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो ये भी आपको चैप्टर पूरा दिया गया। उसी के साथ साथ फिर इन्होंने कहा बहुत पैसा कमा लिया, बांटोगे नहीं, बांटोगे नहीं, कि कैसे बढ़ता है? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो किस रूप में बांटा जाता है? डिविडेंड के रूप में। तो डिविडेंड चैप्टर दे दिया। उसी के साथ साथ डिविडेंड के बाद इन्होंने कहा हिसाब किताब नहीं दोगे, कि हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, कि हाँ, कि हिसाब किताब कैसे देंगे? कि अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। अच्छा, तो अब बीच में इन्होंने एक चैप्टर दे दिया कि स्टेटस थोड़ा खराब हो रहा है तो डोरमेंट कंपनी, और लास्ट में बहुत ज्यादा घपला किया है, बहुत ज्यादा घपला किया है, बहुत ज्यादा घपला किया है, कि अब तो जेल में, और जेल की रोटी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको गिनवा दिए हैं। अभी मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, अभी हम फर्स्ट चैप्टर की ओर चल रहे हैं, और सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें यहां पे डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कंपनी एक्ट के अंदर क्या डेफिनेशंस दी गई हैं? आंसर इज यस। कि डेफिनेशंस क्यों दी गई हैं, डेफिनेशन देने की वजह क्या है? मैं आपके सामने कहती हूं ऋतिका जैन और ऋतिका गुप्ता, क्या दोनों सेम बातें हैं? ऋतिका जैन, ऋतिका गुप्ता, बोथ आर सेम थिंग? नहीं। ऋतिका जैन क्या है? जैन फैमिली से है, और ऋतिका गुप्ता गुप्ता फैमिली से है। इसका मतलब सिर्फ नाम ऋतिका होने से, सिर्फ नाम ऋतिका होने से सब कुछ सेम नहीं होता। जब भी कभी कोई कानून बनाया जाता है, उस कानून के अंदर जब भी कभी कोई वर्ड्स यूज किए जाएंगे, उनको पहले से ही डिफाइन कर दिया जाएगा, और उसे इंटरप्रिटेशन डेफिनेशंस भी बोलते हैं, इंटरप्रेटिव डेफिनेशंस भी बोला जाता है। कि किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले एक्ट के अंदर यूज होने वाले जो शब्द है, जो वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग पहले ही बता दो कि इसका क्या फायदा होगा। कि देखो पहले ही डिफाइन कर दो किसी सेक्शन में, इसका फायदा ये होगा, हर चैप्टर के अंदर जब भी वो शब्द आएगा तो रिपीटेटिव नहीं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसका मतलब बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। कि कैसे? कि जैसे कि मान के चलो कंपनी है, कंपनी का मायने, कंपनी का मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन आपने शुरू में डिफाइन कर दी कि इस एक्ट के अंदर होने वाला कंपनी शब्द जो है उसकी डेफिनेशन ये है, तो ये शब्द की डेफिनेशन आपको हर जगह जहां भी कंपनी शब्द यूज होगा वहां पे बार बार देने की जरूरत नहीं है।
रिपीटेटिव ना हो, रिपीटेशंस ना हो, इसीलिए डेफिनेशन में पहले ही डिफाइन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैम कंपनी एक्ट में ऐसा होता है या सभी एक्ट में होता है? किसी भी एक्ट में आप चले जाइए, ये वाली डेफिनेशंस आपको जरूर मिलेंगी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिससे बोलते हैं, जहां पे चीजें डिफाइन की जाती हैं। ओके मैम, तो मैम डेफिनेशन की जैसे कि हम बात करें तो कंपनी एक्ट के अंदर भी डेफिनेशंस डिफाइन है। मैंने कहा बिल्कुल, टोटल 95 के आसपास डेफिनेशंस दी गई हैं और सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। सेक्शन 2 के बाद क्लॉजेस यूज किए गए, सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 95, 95A, इस तरीके से डेफिनेशंस दी गई हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये आप समझो थोड़ा सा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013, ऑल डेफिनेशंस अंडर कंपनी एक्ट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। किसके अंदर डिफाइन है? सेक्शन 2। तो यहां पे यूजुअली एवरी स्टैट्यूट्स का मतलब होता है रिटन इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून। कानून जो रिटन रूप में जो लिखी हुई चीजें होती हैं उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूट्स। हैज डेफिनेशन सेक्शंस आल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है इन्हें? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे कि सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, इससे पहले सेक्शन होते हैं, क्लोज होते हैं, सब क्लोज होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। मैंने कहा सेक्शन होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। तो मैम सेक्शन और क्लॉज के बीच में क्या अंतर है? मैंने कहा देखो, जो क्लॉजेस होते हैं, जैसे सेक्शन 2 की बात करें तो जितनी भी डेफिनेशंस है वो क्लॉज में डिफाइन है। कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2 से लेके ऐसे डिफाइन है, सब सेक्शन में डिफाइन नहीं है। तो मैम आप ये बताइए कि क्लॉज में और डेफिनेशन के बीच में, क्लॉज और सबसेक्शन के बीच में क्या अंतर होता है? मैंने कहा बेटा जो सबसेक्शंस होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है। मैम कैसे? कोई एग्जांपल देके बताइए। जैसे सेक्शन नंबर 96 है, सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2। मैम हमारी पहली क्लास है, आप 96 पे पहुंच गए, एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि CSEET में पढ़ा हुआ है। 96 के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होती है और सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग का है। 96(1) कहता है हर कंपनी को AGM करना जरूरी है। उसके बाद उसी सबसेक्शन में लिखा होता है कितने दिन में करनी है, कहां करनी है, किस समय करनी है, कितना गैप होना चाहिए। इट मींस 96 सबसेक्शन 1, 2 जो है उनका आपस में क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन है। क्यों डायरेक्ट कनेक्शन है? क्योंकि सेक्शन 96 तमाम सेक्शन जो है वो सिर्फ किसके लिए है? एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। तो जहां डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहां तो सब सेक्शन यूज होता है, और जहां डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता वहां पे क्या यूज किया जाता है? क्लॉज यूज किया जाता है। क्या बताया मैंने, जरा बताना? क्लॉज यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें यहां पर तो देखिए जो कंपनी एक्ट के अंदर डेफिनेशंस है वो क्लॉज में डिफाइन की गई है और सेक्शन नंबर 2, तो सेक्शन 2 के बाद यूज किया गया है क्लॉज। अब आगे कहते हैं जी डेफिनेशन टू डिफाइन द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग डेफिनेट, डिस्टिंक्ट और क्लियर कर देना चाहते हैं। डेफिनेशन एग्जैक्ट स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, स्कोप, मीनिंग। एंड इन रिलेशन टू स्टैट्यूट्स, अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें तो कुछ चीजें डिफाइन करना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य जरा बताना? अवॉइड करना, किसको? फ्रीक्वेंट रिपीटेशंस, बार बार चीजें रिपीट ना हो, इसको अवॉइड करना, और एक स्पेसिफिक मीनिंग दे देना। एक क्या दे देना? स्पेसिफिक मीनिंग। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, मान के चलो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, बिल्कुल दिल से पढ़ना, मन से पढ़ना चीजों को। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी गई है और मैं ऐसा आशा और उम्मीद करती हूं कि डेफिनेशन तो सबको पता ही होगी। क्या है जरा बताना? लाइव वाले बच्चे तुम्हें बोलना है, कसम है तुम्हें, कंपनी लॉ की। यस, जो लाइव स्टूडेंट्स है सभी बच्चों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइव में, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे जो भी लाइव स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। हाँ जी, कंपनी की डेफिनेशन, ऐसा कोई बच्चा जिसे पता ही ना हो कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है या कंपनी में क्या लिखा है, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे जिसे कंपनियों की डेफिनेशन के बारे में ना पता हो, ऐसा कोई बच्चा है? मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा, सभी को पता है। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। और कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से दी गई है, मीन्स में दी गई है। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है वो मीन्स में दी गई है। किस में दी गई है? क्या बोला जरा बताना? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अभी मैं बताऊंगी मीन्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स का क्या होता है। दो तरीके की डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन होती है बच्चों
मीन वाली, और एक डेफिनेशन होती है बच्चों इंक्लूड वाली। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगी, पहले जरा समझिए। पॉइंट नंबर वन ये है, मैंने कहा इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई कि डेफिनेशन क्यों दी गई है, ताकि पूरे एक्ट में जगह जगह कंपनी का मतलब ना बताना पड़े। जैसे लिखा हुआ है दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, तो कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी, बताओ जल्दी से, कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी? वो कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है, या तो पुराने वाले के या फिर नए वाले के। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? हाँ जी मैम बिल्कुल समझ में आ रही है। अब मैंने कहा तुम एक बात बताओ, हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ, अगर कंपनी एक्ट के अंदर, अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर कंपनी एक्ट के अंदर कहीं पर कंपनी के मायने बदलने होंगे तो कैसे बदलेंगे? फिर से सुनना मेरी बात, मैं चाहती हूं कि बच्चों को एक अच्छी नॉलेज मिले और लर्न भी हो जाए चीजें। मैंने कहा ये लाइव स्टूडेंट्स जो भी हैं प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट। मैंने कहा अगर डेफिनेशन देने का पर्पस क्या भाई, ये डेफिनेशन देने का पर्पस ये है ताकि चीजें सिमिलर रहे, एक कॉमन रहे, बार बार डिफाइन ना करनी पड़े, रिपीटेशंस ना हो, एक क्लियर मीनिंग मिले। इट मीन्स कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस है वो यही कहते हैं दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, तो कंपनी का मतलब वही कंपनी जो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20। यस और नो? मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन समझना जरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सेक्शन में कंपनी के मायने बदलने पड़े, या कंपनी का मीनिंग बड़ा करना पड़े, या कंपनी में फॉरेन कंपनी भी कवर करनी पड़े, या कंपनी के अंदर एलएलपी भी कवर करनी पड़े, या कंपनी के अंदर कोई और संस्था कवर करनी पड़े, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कवर करनी पड़े, तो कैसे करेंगे? इंक्लूड कैसे कर देंगे? डेफिनेशन तो मीन्स से है, तो उसमें इंक्लूड कैसे बना दोगे? सोचिए, समझिए और सही जवाब दीजिए। यस, सोच के बताओ क्या करेंगे। बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो बच्चे, और लगाओ दिमाग, और लगाओ, सब सेक्शन दे देंगे। यही तो एक क्लास का पर्पस होता है, ताकि बच्चे सोच सके, दिमाग पे जोर लगा सके, क्या जुगाड़ किया जाएगा। इज देयर एनी जुगाड़? यू हैव एनी आइडिया? एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। क्या ऐसा कहीं हो सकता है? क्या ऐसा, अच्छा बताओ, क्या ऐसा संभव है कि कोई सेक्शन ऐसा हो जो ब्रॉडर मीनिंग दे रहा हो? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट कवर करनी है तो कैसे करेंगे? मैं आपको बताती हूं, सुनना मेरी बात। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी का, ठीक है, किसका सेक्शन पढ़ेंगे? जहां तक मुझे आइडिया है होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी। एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो कंट्रोल करती है उसे होल्डिंग बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। लेकिन हमारे यहां तो कंपनी का मीनिंग क्या है? वो कंपनी जो कि फॉर्म और रजिस्टर्ड इंडिया के तहत हुई है, तो फॉरेन कंपनी कैसे कवर करें? ऐसी स्थिति में भाइयों और बहनों, ऐसी स्थिति में मित्रों और सखियों, आप देखिए जरा स्क्रीन पे आपको नजर आएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का उद्देश्य होता है, बेटा सुनो, हेलो, एसी चलवा दो, पीछे वाले भी। क्या दिया जाता है जरा बताना? एक्सप्लेनेशन। जब भी कभी पूरे एक्ट के अंदर हमें कहीं पर डेफिनेशन के मायने बदलने हैं या कुछ ब्रॉड करना है तो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन में बात लिखी जाती है, क्लैरिफाई द मीनिंग वर्ड्स कंटेन इन पर्टिकुलर सेक्शन। अगर किसी सेक्शन के अंदर लिखा गया कि ये जो सेक्शन के अंदर यहां पर इस सेक्शन में, एक्ट में नहीं, क्या बोला मैंने, इस सेक्शन में कंपनी का मीनिंग जो है वो ये रहेगा कि क्या रहेगा कि कंपनी मीन्स अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब बताओ क्या मीनिंग बड़ा कर दिया? तो जब भी कभी डेफिनेशन के अलावा कुछ मीनिंग देना है तो भाई और बहनों ऐसी स्थिति में काम आता है हमारा क्या, जरा बताना, एक्सप्लेनेशन। क्या काम आता है? समझ में आ गया? ये भी समझ में एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, ये भी समझ में आया एक्सप्लेनेशन कहां दिया, कहां दिया बताइए जल्दी से। होल्डिंग और
सब्सिडरी के अंदर जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बता रहे हैं, और ये चूक हो गई थी, ये चूक हो गई थी बच्चों। ये फिर बीच में जब चूक हो गई तो कंपनी अमेंडमेंट करके, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट ये लेके आए, और उसके अंदर पहले मैं बताती हूं, अब आपको मैं और नॉलेज की बात बता देती हूं, आप भी क्या याद रखोगे। पहले क्या था कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों एक ही सेक्शन में डिफाइन थे। पहले मतलब कौन से एक्ट में? कंपनी एक्ट 1956 में। अब कंपनी एक्ट 2013 में ये दोनों अलग अलग सेक्शन में डिफाइन की गई, होल्डिंग अलग सेक्शन में और सब्सिडरी अलग सेक्शन में। अब चूक वही हो गई, एक्सप्लेनेशन वाली चूक हो गई, तो इन्होंने क्या किया, फिर कंपनी अमेंडमेंट लेके आए और उसके अंदर फिर से कहा जी होल्डिंग के अंदर भी ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर भी बॉडी कॉर्पोरेट आ जाती है, और जो सब्सिडरी है वो भी एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें भी बॉडी कॉर्पोरेट आ जाती है। परंतु मैम हमारे लिए तो बॉडी कॉर्पोरेट नया शब्द है, हमने तो आज तक नहीं सुना। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट, वो मैं बताऊंगी आपको। पहले मुझे ये बताओ डेफिनेशन कितने तरीके की होती है? डेफिनेशन बच्चों पूरे एक्ट के अंदर दो तरीके की डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन होगी मीन्स वाली, जिसमें मीन से स्टार्ट होगा, एक डेफिनेशन होगी इंक्लूड्स वाली, जहां पे शब्द इंक्लूड से स्टार्ट होगा। कुछ इस तरीके से याद रखना है। जो मीन वाली डेफिनेशन है वो बहुत सेल्फिश डेफिनेशन है, या हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या बोल, हाँ मतलबी डेफिनेशन बोल सकते हो, जो किसी से मतलब नहीं रखता। जैसे मान के चलो आप सोसाइटी में रहती है बच्ची, और सोसाइटी में कुछ लोग आपको ऐसे नजर आएंगे कि जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो वो बस ऐसे देख रहे होते हैं सामने, चाहे इधर कोई, नोबडी नोस, वो बस सामने देख रहे होते हैं, ना किसी से मतलब रखते, ना किसी से हाय करते, ना किसी से हेलो करते। उनका काम है सिर्फ नीचे आना, वॉक करना, सामने देखना, एटीट्यूड में रहना, वॉक करना, वापस चले जाना। इसका मतलब ना वो किसी से मतलब रखते हैं, और ना किसी को अपने घर चाय पे बुलाते हैं, और ना किसी के यहाँ चाय पे जाते हैं। ऐसी ये डेफिनेशन है मीन वाली, ना अपने घर किसी को बुलाती है और ना किसी के घर जाती है। कुछ डेफिनेशन कुछ लोग आपको ऐसे नजर आएंगे, दूध लेने जा रहे हैं, बीच में सोचते कोई मिल जाए, हाँ हेलो कैसे हो, और क्या चल रहा है, आपकी अम्मा जी कैसी है, दादाजी कैसे है, अच्छा कोई मेहमान आ गया था, आपकी तबीयत कैसी है, बच्चे स्कूल गए, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बस एक दूरी पे चले फिर दूसरी। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के बाहर ही बैठ जाते हैं, मान के चले कोई तैयार होके जा रहा है, कहाँ जा रही है, उनको बताओ पहले क्या करने जा रही है, थैला लेके कहाँ जा रहे हो, दूध कितने किलो पीते हो, कौन सी कंपनी का पीते हो, उनको सब चीजें चाहिए। और लास्ट में जब कोई ना आए तो हाथ पकड़ के आ जाओ हमारे घर, बैठ के चाय पियेंगे। मतलब कुछ लोग इस तरीके के नेचर के होते हैं जिनको बातचीत करना बहुत ज्यादा बहुत सोशल नेचर के हैं, जिनको बात करना बहुत ज्यादा बेहद पसंद है, जिनको बातचीत से बड़ा मजा आता है, अकेले चाय पी नहीं पाते, किसी ना किसी को चाय पे बुलाते हैं और फिर कहते हैं मुझे कब बुलाओगे, बात समझ रहे हो, और सबके यहाँ चाय पर जाते हैं। इट मीन्स ये भी डेफिनेशन कुछ ऐसी है जो कि इंक्लूड वाली डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है? इंक्लूड, जहां पे कवर किए जाते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको बुलाती है। तो कंपनी लॉ के अंदर आपको मीन वाली डेफिनेशन स्ट्रिक्ट डेफिनेशन मानी जाती है, रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन मानी जाती है। अब सुनो मेरी बात, कमाल की बात सुनो। यहां पे इन्होंने कहा डायरेक्टर मीन अ डायरेक्टर। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, एक शब्द यूज किया, अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। मतलब यहां पे ऐसा कोई भी डायरेक्टर कवर नहीं हो सकता जो कंपनी ने अपॉइंट नहीं किया। अब सुनो मेरी बात, अब मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाती हूं, चलोगे मेरे साथ? पीछे चलते हैं। कंपनी एक्ट 1956 के अंदर एक कॉन्सेप्ट था शैडो डायरेक्टर का। किसका? शैडो किसे बोलते हैं? परछाई को। शैडो डायरेक्टर, जैसे शैडो प्राइम मिनिस्टर का भी कॉन्सेप्ट था हमारे देश के अंदर। ऐसा बोला जाता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जो काम जनरली जिनके कहने पे होते थे वो सोनिया गांधी जी थी, तो हम कह सकते हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर। मतलब जिनकी डायरेक्शन पे कंपनी चल रही है, दैट इज द शैडो डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? शैडो डायरेक्टर। अब आज की डेट में कहीं ना आपने सुना शैडो डायरेक्टर? पूरे कंपनी एक्ट में आपको कहीं शैडो डायरेक्टर नहीं दिखेगा, लेकिन कंपनी एक्ट 1956 जब आप कहीं ट्रेनिंग करने जाओगे या कहीं पर और काम करने जाओगे तो वो आपको बता सकते हैं कि शैडो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। पूछो क्यों? आप होशियार नहीं हो जाओगे उनसे ज्यादा, इसलिए सारी चीजें नहीं बताई जाती। तो ये तो मेरी हिम्मत है, देखो मेरा दिल कितना बड़ा है, मैं आपको सब बता देती हूँ। शैडो डायरेक्टर क्योंकि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आप हमेशा मेरे बच्चे रहोगे, चाहे आप कितने भी ऊपर पहुंच जाओ,
आप देखो हमारी नर्सरी क्लास की जो मैम थी, हमारी केजी क्लास की जो मैम थी, हमारी फर्स्ट क्लास की जो मैम थी, आप उनसे ज्यादा पढ़ लिख लेना, लेकिन फिर भी आपको मैम कभी मिलती है तो आप उनको ऐसे थोड़ी ना बोलते हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, आपका आज भी उनसे वैसा ही प्यार है कि नहीं है? तो इट मीन्स हमारा और आपका तो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमेशा रहेगा। मैं तो चाहती हूं आप मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर जाओ, आपको सेक्शन क्या, आप पूरे एक्ट पढ़ो, आप फॉरेन एक्ट पढ़ो, आप इंग्लैंड जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनो, और क्या चाहिए बताओ? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? तो उसमें मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें कहने में इसलिए अच्छा लगेगा हमारा बच्चा, हमारा अपना बच्चा क्या बन गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि शेडो डायरेक्टर इज अ कॉन्सेप्ट जो कहां पे था? कंपनी एक्ट 1956, लेकिन 2013 में आपको कहीं नहीं दिखेगा। रीजन बताती हूं। कंपनी एक्ट 1956 के अंदर जो डायरेक्टर की डेफिनेशन थी वो इंक्लूड से स्टार्ट थी, और इंक्लूड से जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है उसके अंदर तमाम तरीके की चीजें आ सकती हैं, कवर हो सकती हैं। अब उसका लॉजिक मैं बताती हूं। जब कंपनी एक्ट 2013 आया, उन्होंने कहा डेफिनेशन करो स्ट्रिक्ट, कि क्यों? कि सिर्फ वही डायरेक्टर बोर्ड में आएगा जो कंपनी ने अपॉइंट किया है। अगर किसी व्यक्ति को एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया के दौरान अपॉइंट नहीं किया गया, वो डायरेक्टर की डेफिनेशन में बिल्कुल कवर नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक है, पूछो क्यों? क्योंकि अब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, वो जो पेनल्टीज हैं वो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं, हैवी पेनल्टीज हैं, हेफ्टी पेनल्टीज है, प्रोसिक्यूशंस हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि डिफाइन कर दो डायरेक्टर कौन, और उसकी पेनल्टी भी उसी डायरेक्टर के ऊपर लगा दी जाएगी। क्लियर या ऑल क्लियर? तो अब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है डायरेक्टर की, वो मीन्स है या इंक्लूड्स है? मीन्स है। हमने कहा जो मीन वाली डेफिनेशन होती है उनका स्कोप जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है जरा बताना? उनका स्कोप रेस्ट्रिक्टेड होता है, और ये कह रहे हैं इट मीन्स अ डेफिनेशन इज अ हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन, नो अदर मीनिंग कैन बी असाइन टू द एक्सप्रेशन देन इट इज पुट डाउन इन डेफिनेशन। कोई और मीनिंग इसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? जल्दी बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का पक्का, गच्चा गच्चा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि डायरेक्टर की डेफिनेशन में जो वर्ड यूज किया गया वो मीन्स क्यों किया गया? क्योंकि पोजीशन डिफाइन कर दी, पेनल्टी डिफाइन कर दी। पेनल्टी हैवी है, हेफ्टी पेनल्टीज है, प्रोसिक्यूशंस है, जिम्मेदारी भी क्लियर है। क्लियर या ऑल क्लियर? तो क्रक्स में हम कह सकते हैं जो मीन वाली डेफिनेशन होती है वो हार्ड डेफिनेशंस होती है, जो इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन होती है वो सॉफ्ट डेफिनेशंस होती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चुन्नो आ जाओ, मुन्नो आ जाओ, यस और नो। तो आगे देखिए, कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। अब आप जरा इधर देखिए, द वर्ड इंक्लूड गिव अ वाइडर मीनिंग word or phrase in the statutes. Legislature does not intend to restrict the definition. It makes definition enumerated but not a exhaustive. ये कह रहा है exhaustive नहीं है, ये आगे includes by the legislature shows the intention of legislature that it gives a extensive meaning, enlarging the meaning of expression. It means ये meaning को बड़ा भी कर सकते हैं। जो डिफाइन है वो तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी कवर किया जा सकता है। तो देखिए भाई और बहनों, आप यहां पे देखो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर आपको नजर आएगी। कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है कि कंपनी एक्ट के अंदर कहीं पर भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट शब्द आपको नजर आता है तो वो कहता है इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड cooperative society registered any other body corporate not being a defined in this act, central government may by notification। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहां पे हम बात करें, इन्होंने सिंपल सी बात यही बोली है, यहां पे यही कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन है इसमें कुछ और चीजें भी कवर की जा सकती हैं। जो लेजिस्लेचर ने डिफाइन किए वो तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी आ सकती है। क्लियर या ऑल क्लियर? और भी बहुत सारी इंक्लूसिव डेफिनेशन आपको मिलेगी, जो ब्रॉडर डेफिनेशन जिसे हम बोल सकते हैं। तो क्रक्स में आप जल्दी से बता दो, डेफिनेशन कितने तरीके की होती है? दो। एक मीन्स वाली, मीन्स वाली किसी और को अपने यहाँ कवर नहीं करती है, उनका जो मीनिंग होता है रेस्ट्रिक्टिव होता है, सिर्फ वही मीनिंग होता है, इसके अलावा कुछ और कवर नहीं हो सकता। और जो आपकी इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन होती है वो एक्सटेंडेड मीनिंग उसका दिया जा सकता है, उसमें कुछ और चीजें भी कवर की जा सकती हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने आगे आपको बताया था व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन द स्टैट्यूट्स। एक्सप्लेनेशन कब यूज किए जाते हैं? एक्सप्लेनेशन तब यूज किए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन कब यूज किए जाते हैं बताइए जल्दी से।
जब भी कभी हमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड क्लैरिफाई करना है, उसको कुछ और मीनिंग देना है, तो हम कहते हैं जरा ठहरो। क्या कहते हैं? जरा ठहरो, थोड़ा देर लगेगी, इसे पढ़ के जाना। कि क्या पढ़ के जाना? कि जो मीनिंग इसमें दिया है वो नहीं है, इसके अलावा कुछ और मीनिंग दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कहां पे बताइए जल्दी से? जैसे कि मैंने होल्डिंग सब्सिडरी के केस में बताया था, वहां पे वर्ड जो है वो ब्रॉडर मीनिंग देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन करके बताया कि एक्सप्लेनेशन द टर्म कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। क्लियर? या ऑल क्लियर? तो इट मीन्स पार्ट एंड पार्शियल ऑफ इनेक्टमेंट डज नॉट वाइडन द स्कोप ऑफ वर्ड एक्सप्लेन। For example, holding company in relation to one more other company means a company of which company are subsidiary company। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? एक्सप्लेन किया इस बात को कि एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कि यहाँ पे सिर्फ वही कंपनी नहीं आती जो कंपनी एक्ट के तहत बनी है, इसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाती है। और बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग अगर हम देखें तो बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या है? अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसी भी कंपनी जो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है? आउटसाइड इंडिया भी हुई है, इट मीन्स फॉरेन कंपनी हो गई। जल्दी बताओ, फॉरेन कंपनी हो गई, इंडियन कंपनी हो गई। तो होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है और इंडियन कंपनी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो कोई भी होल्डिंग कंपनी में यहाँ पे फॉरेन कंपनी कवर नहीं होती, और चाहकर भी इंडिया में कोई भी फॉरेन होल्डिंग नहीं हो सकती थी। क्लियर? ऑल क्लियर? वैसे तो जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो होल्डिंग सब्सिडरी अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहां पे मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, वो सब्सिडरी है यूनिलीवर लिमिटेड की, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने एक ट्रेजेडी सुनी होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड जो कंपनी थी, उनकी सब्सिडरी थी वो, वहां पे वो भी फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन होल्डिंग कंपनी थी। देयर आर सो मेनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी विच आर रनिंग देयर सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो चाहकर भी कोई फॉरेन कंपनी होल्डिंग कंपनी पॉसिबल नहीं थी। क्लियर? या ऑल क्लियर? यहां तक कुछ बातें समझ में आई? एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? बेस इज क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशंस गिवन किए गए हैं। केएमपी की डेफिनेशन, प्रोमोटर्स, ऑडिट, ऑडिटर्स, क्लास एक्शन सूट एंड ऑल दैट। तो ये डेफिनेशन पढ़ना भी आपको ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक एक डेफिनेशन को हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर सेक्शन 2 क्लॉज 20 की डेफिनेशन की हम बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, और याद हो भी क्यों ना। सेक्शन 2 क्लॉज 20 याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है। कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है? 0 to हीरो, तो 2 0 याद हो गया। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20 कैसे याद किया? 0 to हीरो, तो 2 0। आवाज नहीं आ रही? यस, अब है कह रहा है मैम जी। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, जो नए बच्चे उन्हें कुछ कम, ऐसे तो नहीं बहुत ऊपर की चीजें मैं समझा रही हूँ जो बिल्कुल बीच वाली समझ ना रही हो, ऐसा कोई बच्चा? जो नए बच्चे जरा हाथ उठाना। नए बच्चे बच्चे इंक्लूड्स बच्चे ऑल्सो। समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है या सब कुछ और है? अच्छा ये बताइए, CSEET से मुश्किल लग रहा है? थोड़ा सा टफ लग रहा है? ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है? हाँ तो मुश्किल तो है ही, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है। अभी मैं एक बार फिर रिपीट कर दी हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, रोने लगे, मैम बहुत मुश्किल लग रहा है, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा जी 2 तरीके की डेफिनेशन होती है, मैंने बस यही बताया। कितने तरीके की जल्दी बता दो? एक होती है मीन वाली, एक होती है इंक्लूड वाली। मीन वाली डेफिनेशन कहती है मेरे यहाँ कोई भी नहीं आना, और इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन कहती है आ जाओ कोई भी आ जाओ। बस ये नहीं समझ में आया? आ गया? अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझ में आया? बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर टर्म है, मैं आपको आंसर देके बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कई जगह वर्ड यूज किया जाता है सिक्योरिटीज। क्या वर्ड यूज किया जाता है? अब सिक्योरिटीज शब्द जो है वो ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर शेयर्स भी आते हैं, उसके अंदर डिवेंचर्स भी आते हैं, उसके अंदर बॉन्ड्स भी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना, ठीक है। अब कई बच्चे पता नहीं जानते हैं, अब थोड़ा सा जनरेशन गैप आ गया है तो बच्चों की थोड़ी समझ कम हो गई है, क्योंकि वो सस्ता नशा कर रहे हैं। क्या सस्ता नशा समझ रहे हो? रील्स देखते हैं भाई साहब। तो सुनो जरा ध्यान से, अब पता नहीं कितने बच्चों को नॉलेज है। जैसे पहले ना इनविटेशन 2 तरीके के होते थे, आपका टेस्ट चेंज कर देती हूँ। इनविटेशन 2 प्रकार के होते थे। जैसे किसी के यहाँ फंक्शन है, रिसेप्शन है, शादी है, तो 2 प्रकार के इन्विटेशन जाते थे। जो आस पड़ोस के लोग हैं, बिल्कुल करीबी हैं, घर वाले हैं, या जिससे लड़ाई नहीं हो रही,
उनके यहाँ इनविटेशन दिया जाता था विद फैमिली। क्या दिया जाता था? और जैसे किसी से कोई लड़ाई चल रही है या बस उसे बस एक मुंह पे मार के आना है कार्ड, तो उसको बस नाम लिख के दिया जाता था कि आप आना, सिर्फ आपके अलावा कोई और। वो बात अलग है, एक दो बच्चा साथ में चला ही जाता था। पुराने टाइम की बात बता रही हूँ मैं। बच्चों को, आज के बच्चे फंक्शंस नहीं अटेंड करते, पुराने टाइम के बच्चे वेट करते थे कोई शादी या फंक्शन आए और हम वहां जाएं। क्यों? बताइए क्यों, लॉजिक बताइए क्यों? खाने को क्या, अब बच्चों को सब कुछ मिलता है। आजकल बच्चों को घर पे ही सब फैसिलिटीज मिल जाती हैं, उनका जो मन करता है वो खा सकते हैं, रसगुल्ला खा सकते हैं, वो सैंडविच खा सकते हैं, वो मैगी रोज खाते हैं, कढ़ाई में मुंह डाल के ही रखते हैं, वो मोमोज खा लेते हैं, वो पनीर इज अ वेरी कॉमन सब्जी है ना इन इंडियन। आप जानते हो जिस दिन कुछ अच्छा खाने का मन हो, चलो आज क्या बनेगा, पनीर, बस सारी इच्छाएं घर पे पूरी हो जाती हैं। तो जनरली बच्चों का इंटरेस्ट अब धीरे धीरे लूज हो रहा है। लेकिन सोचो पहले टाइम में डेली वही बननी है, चटनी रोटी दूध और आलू टमाटर, बस यही बनना है ना। तो वहां पे अगर पता चले कि भाई शादी है तो मतलब पनीर मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो सब तैयार हो जाते थे। अभी भी जो छोटे छोटे गांव में बच्चे रहते हैं उनका अभी भी ऐसे ही मन करता है, जो सिटी में रहते हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट ही लेते हैं। तो मतलब कुल मिला के जो कार्ड में इन्विटेशन जाता था, तो कार्ड में जब इन्विटेशन भेजते थे तो उसमें लिखा जी विद फैमिली। अब फैमिली मीन्स व्हाट? फैमिली मतलब जो भी आपके परिवार में सदस्य है, सपरिवार। अब पहले सपरिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं होता था, क्योंकि दो चार तो रिलेटिव्स आके रहते थे। रिलेटिव्स मतलब जैसे कोई रिश्तेदार, पहले रिश्तेदार ऐसे नहीं आते थे कि हेलो घर पे हो क्या, हाँ, और घर पे रिश्तेदार आ गया तो उसे चाय पियोगे या नहीं पियोगे, मतलब पहले उससे पूछा जा रहा है चाय पियोगे या नहीं, अच्छा शाम तक रुकोगे। लेकिन पहले जो रिश्तेदार आते थे वो महीना महीना चलते थे, एक एक महीने दो दो महीने। अब अतिथि देवो भव नमः, है ना। तो अब रिश्तेदार भी हो गए तो काफी लोग उसमें कवर हो जाते थे, तो वो सीधा लिख देते थे सपरिवार। तो सपरिवार का मतलब था कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब उसके अंदर कवर किए गए हैं। इसी तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म इटसेल्फ, इट नॉट ओनली द कवर द इंडियन कंपनी, इट ऑल्सो कवर्स द फॉरेन कंपनी ऑल्सो, जहां ब्रॉडर सेंस में यूज किया जा रहा है। सिक्योरिटीज यूज कर सकते हैं या बॉडी कॉर्पोरेट शब्द को यूज किया जाता है। क्लियर या ऑल क्लियर? अब कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ जी, कोई दिक्कत? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल कंपनी की डेफिनेशन सभी बच्चों को पता है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन की गई है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि पहले कितने कंपनी लॉ रहे हैं या इससे पहले भी क्या कंपनी लॉ थे या नहीं थे, तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री में लेके जाती हूँ कि प्रीवियस में कितने लॉज हमारे यहाँ पे रहे हैं, और ये भी आपको पता होना बेहद जरूरी है। प्रीवियस कंपनी लॉ, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द प्रीवियस कंपनी लॉ कि कितने प्रीवियस कंपनी लॉज हमारे रहे हैं? बच्चों अब कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीवियस कंपनी लॉ? प्रीवियस का मतलब क्या है? प्रीवियस किसे बोल रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीवियस? कंपनी लॉ के अंदर क्या लिखा गया जरा बताना। कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ, कितने तरीके के प्रीवियस कंपनी लॉ थे वो जरा थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे देश के अंदर 1850 इन द ईयर 1850 ऑल आर इंडियंस और समबडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑल आर इंडियंस। 1850 समझते हो? और 1850 वाले बच्चे तो नहीं दुकान पे सामान लेने गए। अब उन्होंने कहा लो बेटा 79 मतलब 69 रुपए या 69। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, ले बेटा 29 रुपए चेंज ले जा। बोलता नहीं, मम्मी ने कहा 29 ही देना है। दुकान वाले कह रहे बेटा ले 29 रुपए ले जा। नहीं अंकल 29 दीजिए। तो वो वाले केस तो नहीं है। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो जॉइंट स्टॉक एक्ट, कंपनी एक्ट 1850 में आया था। और बच्चों एक बात और सुनो, जब ये कानून आया, एक और कहानी समझिए, ये जो कानून आया था ये 1844 के बेस पे था और रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज ओनली इन मैड्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे। लॉजिक बताओ ना लॉजिक बताओ। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो महानगरी मुंबई से, कोलकाता एंड मैड्रास से शुरुआत हुई है।
समुद्र के किनारे है और व्यापार सबसे ज्यादा समुद्र के किनारे ही होता है। हाँ, इन्होंने सही बोला, इसके लिए ताली बजा दो आज तुम। जॉनसन के लिए ताली नहीं, क्या नाम है बेटा? थॉमस, सॉरी थॉमस, थॉमस के लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब आगे देखिए, ये जो कानून था इसके अंदर कुछ कमियां थी। इसके अंदर कमी ये थी कि यहाँ पे एक ही तरीके की कंपनी थी बस, और वो थी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इंक्लूड्स अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मैम ये कौन सी कंपनी होती है? ये कौन सी कंपनी होती है? जहां पे लायबिलिटी पे कोई लिमिट ही नहीं है, जहां पर लायबिलिटी पे कोई अगला माफ और पिछला, मतलब जो कमाए वो तो जाएगा ही, पिछला जो कमा के रखा है वो भी साथ में लेके जाएंगे कि सनम हम तो डूबेंगे लेकिन संग तुम्हें लेके डूबेंगे। तो जो कमाया वो भी गया और जो बचाया था सिर्फ एक ही तरीके की कंपनी थी। ये सबसे पहले कानून की हम बात कर रहे हैं जो हमारे हिसाब से दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा जी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अभी आपके यहाँ डिफाइन की गई, हम पढ़ेंगे। फिर थोड़ी कोशिश की गई, 7 साल बाद कहने लगे जी सुनो कि क्या कि थोड़ा मीनिंग बड़ा कर लो कंपनी एक्ट का। तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं कि इसके अंदर दोनों तरीके की कंपनी को कवर कर लेते हैं। कि दोनों तरीके की कंपनी कौन सी? कि लिमिटेड भी और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी। अच्छा कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर फिर कमी थी। जो बैंकिंग कंपनीज हैं कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज, वैसे था भी सही, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी बना सकते थे वो, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या काम करती है बताओ जल्दी से? बैंकिंग कंपनी लोगों को लोन देती है या फिर लोन पैसा एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट्स भी तो रखती है। अगर ऐसी कंपनी जो है लॉसेस में जाती है तो लोगों का जो पैसा है वो डूब जाएगा, यस और नो? लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो उन्हें पर्सनली अपनी एसेट से भी पे करना पड़ जाएगा। किससे? अनलिमिटेड लायबिलिटी में मतलब कोई लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पे जो 1857 में जो कंपनी आई उसमें क्या दिक्कत थी जरा बताना, दिक्कत क्या थी जल्दी बताओ? दिक्कत क्या थी कि जो अगर बैंकिंग कंपनी बनानी है ना तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो सकती, क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। चलो कोई बात नहीं, चलो दूसरा एक्ट लेके आओ। फिर एक्ट आया कौन सा? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1860। वो कहने लगी जी आ जाओ कि क्या बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो बी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हम कह रहे हैं जो डिसएडवांटेजेस थी, लिमिटेशंस थी, वो इंप्रूव करते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 1866 में आ जाओ। ऑल टुगेदर न्यू लॉ लेके आए इनकॉर्पोरेशन से कनेक्टेड, कंपनी कैसे चलेगी और कंपनी कैसे बनेगी। 3 बातें कौन कौन सी? नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन, नंबर 2 रेगुलेशन, नंबर 3 वाइंडिंग अप। तो इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी बताया, दूसरा रेगुलेशन के बारे में भी बता रहे हैं, और तीसरा वाइंडिंग अप। ओके, अब तीसरा यहां पे फिर आए 1913 में। यहां कहने लगे भैया जी कमर्शलाइजेशन हो गया और प्राइवेट कंपनी भी कवर कर ली गई। और कंपनी एक्ट 1936 के अंदर तो डायरेक्टर्स भी आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज अगर हो जाती है, प्रोविडेंट फंड, इन सब के बारे में आई। और फाइनली साल आया 1956, जो कि बच्चों मैंने भी पढ़ा है, मैंने इसी एक्ट में पढ़ के सीएस बनी हूं और इसी एक्ट को मैंने बहुत साल बच्चों को पढ़ाया। ये था कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 वर्ल्ड वार के बाद इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बड़ी सारी खामियां रही इसमें। खामियां इसलिए रही है कदम से कदम मिला के नहीं चल पाया, क्योंकि हमारा देश एक नई प्रगति की ओर बढ़ा इन द ईयर 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके अनुसार कंपनी एक्ट 1956 के अंदर तमाम कोशिश की गई। देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर, बहुत सारे बार अमेंडमेंट लेके आए गए, लेकिन बार बार अमेंडमेंट आने के बाद भी उस तर्ज पे एक्ट नहीं रह पाया। तो इसीलिए इन्होंने कहा ये अप्लाई किया जाता था होल ऑफ इंडिया, नागालैंड एक्सेप्ट नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, दमन एंड दीव सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। तो ये भी एक लिमिटेशन ही था। अब तो आज की डेट में ऐसा कुछ है ही नहीं, अब तो चाहे कोई भी एक्ट हो सभी जगह एप्लीकेबल होता है और बेस्ड ऑन इकोनॉमिक नीड्स ऑफ कंपनी। लेकिन फाइनली एक नया दौर आया, एक नई इंडिया की बात चल रही है, न्यू इंडिया है। तो न्यू इंडिया में न्यू एक्ट आया, दैट इज अ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 1956 के अंदर लगभग 620 सेक्शंस थे। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस आर देयर।
एंड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर जो पावर है वो ब्रॉड पावर दी गई है, ब्रॉड पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे, मैं आपको बताती हूं कि जो हमारा एक्ट बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। किसके थ्रू? पार्लियामेंट ने अगर कोई चीज बनाई है तो उसे चेंज भी पार्लियामेंट ही करेगी, लेकिन पार्लियामेंट क्या चाहती है कि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े, इसीलिए वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जहां भी वर्ड लिखा होगा प्रिस्क्राइब्ड, क्या लिखा होगा? कोई भी लिमिट अगर लिखी हुई है एज में बी प्रेस्क्राइब, तो आप समझ जाना पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 300 से ज्यादा सेक्शन के अंदर जो पावर दी गई है वो किसे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार आप देखते हो अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट दो तरीके से होते हैं। एक अमेंडमेंट होता है कंपनी एक्ट नया लेके आए हैं, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई चेंज करना है और बहुत लंबे चेंजेस हैं तो एक्ट ही लेके आ जाते हैं। जैसे कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, तो एक तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आती है, तो वो तो लेके आती है सेक्शंस में। किस में लेके आती है? और एक सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आती है, वो किस में लेके आती है? रूल्स में। किस में लेके आती है? रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रूल्स आर चेंज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी। कौन सी बॉडी? रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? सेबी है ना। ये सब क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज है। तो कंपनी एक्ट 2013 आया, देयर आर सो न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनी एक्ट 2013। वो क्या क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पे पूरी कोशिश की गई थी, पूरी कोशिश की गई है पारदर्शिता की। शीशे की तरह आर पार दिखाई दे, जिसका पैसा लगा हुआ है उसके साथ छल ना हो, कपट ना हो, फ्रॉड ना हो, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ना हो, मिसलीडिंग ऑफ अकाउंट्स ना हो, डाइवर्जन ऑफ फंड्स ना हो। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। किसी भी तरीके से फंड्स को डाइवर्ट ना किया जाए, साइफनिंग ऑफ फंड्स ना हो। साइफनिंग ऑफ फंड्स, जैसे कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी? सुना आपने? एसोसिएट। एसोसिएट आएगा भी, आगे चल के आएगा, मैं पढ़ाऊंगी। एसोसिएट मतलब सहायक कंपनी होती है। तो नए कंपनी एक्ट 2013 का जो लॉजिक है वो क्या ना हो? फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ना हो, मिसलीडिंग ऑफ अकाउंट्स ना हो, विंडो ड्रेसिंग ना हो, डाइवर्जन ऑफ फंड्स ना हो, साइफनिंग ऑफ फंड्स ना हो, लोगों के साथ छल ना हो, लोगों के साथ कपट ना हो, लोगों का पैसा ना डूबे, और जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आर यू गॉट द पॉइंट? इस उद्देश्य से नया कानून पिक्चर में आया जिसका नाम रखा गया कंपनी एक्ट 2013। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो थी हमारी डेफिनेशन, सेक्शन 2 कौन सी थी जरा बताना? सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 की डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, हमने कहा था कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ की जब हम बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल, प्रीवियस कंपनी लॉ में कोई एक कंपनी नहीं आ जाती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर। सॉरी, ये देखिए बच्चों, ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि डेफिनेशंस थी कि कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है। तो अब तक सिर्फ आपने यही पढ़ा होगा कि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 ब्ला ब्ला। लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया कि प्रीवियस कंपनी लॉ में कौन कौन सी कंपनी लॉज आ जाते हैं। तो प्रीवियस कंपनी लॉ अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है। येस और नो? प्रीवियस का मतलब क्या? सिर्फ कंपनी एक्ट 1956 नहीं, उससे पहले 1800 से आप देखते आ रहे हो। सबसे पहले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी, है ना, फिर उसके बाद लिमिटेड भी आई, फिर उसके बाद बैंकिंग कंपनी को अनलिमिटेड में किया,
फिर उनको लिमिटेड में कर दिया, फिर उसके बाद आगे प्रोविजंस जो बढ़े वो इनकॉर्पोरेशन के भी आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा रेगुलेशन डायरेक्टर से कनेक्टेड भी आ गए, फिर फ्रॉड से कनेक्टेड भी आ गए, फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया। देश आजाद हुआ तो कौन सा एक्ट आया? कंपनी एक्ट 1956, और 2013 में हमारा एक्ट आया कंपनी एक्ट 2013। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत ही अच्छे। अब हम जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम यहां पे बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? यहां पे लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब यहां पे क्या है? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए पढ़िए जरा एक बार, क्या डेफिनेशन है जरा देखना। लाइव स्टूडेंट्स, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? लाइव में जो बच्चे हैं, लाइव स्टूडेंट्स जो भी बच्चे कनेक्टेड है, एनी, पढ़िए जरा क्या कहना चाह रहा है लिमिटेड बाय गारंटी, क्या मतलब है इसका? ओके देखो इन्होंने कहा, ये भी डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हुई है। अगर आप देखो तो, या तो डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन आप देखोगे मीन्स से स्टार्ट होगी, है ना, या फिर कोई भी डेफिनेशन किससे स्टार्ट होगी? इंक्लूड से। तो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन स्टार्ट हुई है मीन्स से स्टार्ट हुई है। इन्होंने कहा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount as may be respectively undertaking to contribute to the assets of company in the event of its being wound up। आपने क्लब का नाम सुना है? क्लब, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब चलते हैं ना, सुना होगा आपने, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो चलती हैं, वहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब कंपनी बनती है उसके मेमोरेंडम में लिख देते हैं कि भैया हमारी इतनी मेंबरशिप ले रहे हैं हम, हमारी इतनी अमाउंट लिख दो, अगर कल को ये देखिए अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग इट्स वाउंड अप, मतलब कंपनी जब फ्यूचर में बंद होगी तो हम इतनी अंडरटेकिंग ले रहे हैं। अंडरटेकिंग किससे ली जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, कि हम इतनी अमाउंट की गारंटी देते हैं, हम आपको देंगे। अगर कंपनी किस में जाएगी? वाइंड अप में जाएगी, वाइंडिंग अप होगी, बंद होगी कंपनी, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा मुद्दा ये उठता है कि जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कोई क्यों बनाता होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक रहता होगा? एक्चुअली देखो, मान के चलो कोई क्लब है, अब उसमें कोई बिजनेस तो चलना नहीं, समझो बात को, उसमें कोई बिजनेस तो चलना नहीं, मेंबरशिप फीस आनी है और उससे क्लब चलना है, तो उसमें कोई शेयर्स वगैरह तो आएंगे नहीं, शेयर्स इशू नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेस रन तो होगा नहीं, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी तो चलेगी नहीं। अब वहां पे अगर बंदों को शेयर्स दिया जाए कि आपके पास इतने शेयर, आपको इतने शेयर, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमें रिटर्न मिलेगी। लॉजिक समझो, एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं होगी कि हमें रिटर्न मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मैं अगर एक क्लब की मेंबर हूं, मुझे पता है मुझे अपनी मेंबरशिप फीस पे करनी है और अपनी फैसिलिटीज लेनी है, तो मैं वहां पे शेयर के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे कोई रिटर्न के रूप में डिविडेंड तो चाहिए नहीं, तो वहां पे मेंबरशिप के रूप में अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि भैया अगर कल कोई बंद होगी तो इतने रुपए की हम गारंटी देते हैं, हम दे देंगे, और हमें क्या दे दीजिए? मेंबरशिप दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आर यू गॉट द पॉइंट? फिर उसमें कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे आपने देखो बहुत सारे क्लब है ना, रेंट पे भी जाते हैं, सुना है आपने कि रेंट पे दे रखे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है ना, इस तरीके से वो क्लब्स जो होते हैं, बहुत सारे क्लब है ना, आपको अगर पता हो, जो क्रिकेट सुना है आपने? क्रिकेट के बारे में सुना है कुछ? अच्छा सुना है। तो एक क्लब क्रिकेट होता है, क्लब क्रिकेट मतलब क्रिकेटर बनने का भी ना स्टेप्स होते हैं। क्लब क्रिकेट से, जैसे क्लब क्या होता है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर लगभग 105 क्लब्स हैं जो क्रिकेट मैचेस कराते हैं। क्रिकेट की जो स्टार्टिंग होती है वो बचपन से ही हो जाती है। बचपन से कैसे? जैसे बच्चा 6 साल का है, 6 साल की एज से ही बच्चे को क्रिकेट के लिए
स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज है, जैसे दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स जो आपने आईपीएल में भी सुना होगा, इनकी अपनी एकेडमी भी है। उसी के साथ साथ आपकी जिसमें विराट कोहली खेलते थे, नहीं नहीं इधर है वो, वहाँ पे है रोहिणी में, रिठाला साइड है। और अलग अलग मतलब बहुत देर आर सो मेनी एकेडमीज आर देर, अलग अलग एकेडमीज हैं जहाँ पे कोचेज होते हैं, एकेडमी कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पहले अंडर 14 खेलता है, फिर अंडर 16, अंडर 18, ऐसे करके अंडर 21, अंडर 25, उसके बाद रणजी का भी कॉन्सेप्ट होता है, रणजी ट्रॉफी। देन उसके बाद फिर आपके आईपीएल में कई बार हो जाता है, आईपीएल में भी डायरेक्ट नहीं होता, उसमें आपका जो होता है वो पीछे से जो क्या बोलते हैं उसे, जैसे मान के चलो कोई क्रिकेटर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अपने लिए बॉलिंग के लिए किसी को रख लेता है, तो वो बॉलिंग, नेट बॉलिंग जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आईपीएल में भी आप देखते हो जब क्रिकेट चल रहा होता है तो उस दौरान बॉल कई बार बाहर चली जाती है, तो कुछ लोग आते हैं वो बॉल फेंक के जाते हैं, तो उसके लिए भी कई बार सिलेक्शन हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है, हालांकि बहुत स्ट्रगलिंग प्रोसेस है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्लब क्रिकेट होता है। क्या होता है, तो जो क्लब्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और ये स्पॉन्सरशिप कोई भी कर सकते हैं। जैसे हमें CS प्रीति सिंह क्लासेस क्या कर रही है कि एक टूर्नामेंट करा रही है, तो टूर्नामेंट में फिर ट्रॉफी भी देते हैं। और टूर्नामेंट ऐसे होता है जैसे मान के चलो 20 टीम को बुला लिया, तो उनसे चार्जेस लिए जाते हैं, हर बच्चे से चार्ज होते हैं। जैसे मान के चलो 500 रुपये फीस बोलते हैं उसे, मैच फीस 500 रुपये सबसे इकट्ठे कर लिए, और इकट्ठे करके फिर उसका क्या कराया, टूर्नामेंट कराया। तो कुछ पैसे तो वो जिसका प्रमोशन होता है वो करते हैं, और कुछ अपने चार्जेस होते हैं। तो जो क्लब्स होते हैं ना, इनका ऑब्जेक्टिव मान के चलो मैंने भी किसी क्लब में अगर मेंबरशिप ले रखी है, तो मेरा उद्देश्य वहां से प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं है, तो मैं शेयर क्यों लूंगी। नहीं लॉजिक समझ में आ रहा, तो वहां मेरी शेयर की कोई इंटेंशन नहीं होगी कि मैं शेयर लूं। शेयर वहां लिया जाता है जहां डिविडेंड हो, ना फर्दर नए शेयर्स इशू होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपेंशन की जरूरत नहीं हो, तो क्लब है बस चल रहा है, तो वहाँ पे फीस वगैरह आती है, उससे वो रन होता रहता है। तो वहाँ पे ये अंडरटेकिंग ले लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कि हम इतनी अंडरटेकिंग लेते हैं कि फ्यूचर में अगर कंपनी क्या होगी, बंद होगी, तो हम इतना पैसा पे करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो इसे याद करने का तरीका, सेक्शन 2 क्लॉज 21, क्या बोला मैंने, सेक्शन 2 क्लॉज 21, 21 रुपए, सुनना ध्यान से। और 21 भी एक शगुन की फिगर होती है, एक काम हो गया 21, एक काम हो गया 21 भी एक शगुन की फिगर होती है। और यहाँ पे अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं, किसकी दे रहे हैं, अमाउंट की, मतलब यहाँ पे शेयर्स नहीं लिए जा रहे। अच्छा आपको ये बात समझ में आई होगी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्यों होती है, लॉजिक समझ में है। देखो एक होते कंपनी की कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसकी वजह क्या है। क्या ये बात समझ में आ गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्यों होती, समझ में आया। कई बार दिमाग में घूमता है कि यार ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्यों होती है। भैया जी हमारा प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं है, हमें तो बस एक मेंबरशिप चाहिए। अगर इन फ्यूचर ये बंद होती है तो इतने पैसे हम दे देंगे, हमारा नाम लिख लीजिए, मेमोरेंडम में लिख लिया, उसने अंडरटेकिंग दे दी। क्योंकि वहां पे कोई रिटर्न बैक लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां रिटर्न लेनी होती है वहां शेयर्स होल्ड करते हैं, शेयर्स इशू किए जाते हैं, क्योंकि वहां फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पब्लिक से पैसे इकट्ठा किया जाए। क्लियर या ऑल क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, 21 के तुरंत बाद ही 22 है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर जो लिमिट होती है वो जितने का आपने शेयर ले रखा है उतने की लाइबिलिटी है। जितने का क्या ले रखा है, शेयर ले रखा है। अच्छा मान के चलिए 10 रुपए का शेयर है और आपने 8 रुपए पे कर दिए। पे कैसे करें, 2 रुपए एप्लीकेशन पे या 5 रुपए एप्लीकेशन पे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ऐसे करके आपने 8 रुपए पे कर दिए। तो आपकी लाइबिलिटी 10 के लिए, 8 के लिए, 2 के लिए। क्यों 2 के लिए, शेयर की कीमत 10 रुपए, 8 रुपए आपने दे दिए, बाकी के बचे कितने, 2 रुपए। तो आपकी लाइबिलिटी 10 के लिए, 8 के लिए या 2 के लिए, 2 के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पे एक शब्द यूज हुआ है अनपेड। क्या यूज किया जरा बताना, अनपेड। हाँ जी बच्चों समझ में आ रहा है, लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, लाइव वाले बच्चे। तो अनपेड की बात हुई है यहां पे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, जब भी कभी लिमिटेड बाय शेयर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है यार बड़ी सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की। कैसे कि ऐसे कि एक बार शेयर होल्ड कर लिए कि होल्ड कर लिए, कि अब कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारी लायबिलिटी सिर्फ इतनी है जितने का शेयर्स है। लेकिन कई जगह लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, कई जगह लायबिलिटी क्या हो जाती है,
मैम ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है तुम डाल डालो तो कंपनी लो क्या है, पात पात है। आपने कॉन्सेप्ट सुना है, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, सुना है? पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। उसमें क्या होता है, जो एक्चुअली लोग होते हैं उनको सामने लाया जाता है। जैसे मान के चलो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स, मिसलीडिंग, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनी बनी, बना दी कंपनी, नहीं समझ में आ रहा, कंपनी बना दी, बाद में पता चला यार ये झूठ बोल के कंपनी बनाई है, तो झूठे लोग आ जाओ बाहर, झूठ बोलना और उसके गले में और काली माता और उठाकर, तो यहाँ पे काली माता आरोसी है, तो आरोसी आएगी और तुम्हें उठा के ले जाएगी और तुम्हारी लायबिलिटी कर देगी अनलिमिटेड। क्या कर देगी? अनलिमिटेड। बात समझ में आ रही है? क्यों कर रही है अनलिमिटेड? क्योंकि तुमने झूठे डॉक्यूमेंट्स, झूठे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आरओसी का पागल बनाने की कोशिश करी है। और झूठ बोलना क्या है बच्चों? पाप है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इन्होंने पाप किया है, तो ऐसी स्थिति में पापी हो जाते हैं, तो इनकी लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं रहती। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कहां पे? पर्दे को, हाँ बोलो ना भाई, क्या हो गया तुम्हें थोड़ी सी देर पढ़ते? पर्दे को, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए, पर्दे को लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। तो वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ बच्चों, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी है और आपकी 1% कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ऐसी तमाम चीजें, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये डेफिनेशंस जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जरा बताना? जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे चैप्टर पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हमारे काम आएंगी। जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे होल्डिंग कंपनी दी गई है, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी दी गई है, सब्सिडरी कंपनी दी गई है, आपकी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी चैप्टर के अंदर दी गई है, स्मॉल कंपनी, और उसी के साथ साथ आपकी डोरमेंट कंपनी एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर आपके यहाँ पे दिया गया है, तो सेपरेट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ लिस्टेड कंपनी एंड ये सभी तमाम तरीके की जो टाइप्स ऑफ कंपनी है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो मैं आपको एक बार फिर से सीक्वेंस वाइज याद करा देती हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज 20 है ना, सारी डेफिनेशन क्लॉजेस में डिफाइन है। तो सेक्शन 2 कैसे याद किया? 0 to हीरो, 0 to हीरो तो 20, यस और नो? 0 to हीरो तो 20। उसी के साथ साथ 21 रुपए में 21 रुपए शगुन की फिगर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और 20 के तुरंत बाद ही शगुन आ जाता है 21, और 21 के बाद क्या आ जाती है? लिमिटेड बाय शेयर। 21 के बाद क्या आ जाती है? लिमिटेड बाय शेयर। तो 22 है, तो 20, 21, 22 कैसे याद किया जरा बताओ? 20, 21, 22, कम ऑन रिप्लाई। 20, 21, 22, 20 में कंपनी, 21 में शगुन वाली कंपनी और 22 में पैसे वाली कंपनी। फिर से सुनिए, 20 में खाली कंपनी, हाँ जी, 20 में खाली कंपनी, 21 में शगुन वाली कंपनी और 22 में पैसे वाली कंपनी, जहां पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। उसी के साथ साथ आप देखोगे, आप जरा यहाँ पे समझो, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 में डिफाइन की गई है। तो हम 7 हैं। क्या बोला मैंने? फिर से बताइए, हम, आवाज नहीं आई, हम 7 हैं, क्योंकि कोई भी पब्लिक कंपनी अगर बनानी तो कम से कम कितने आदमी चाहिए? 7। तो हम 7 है, मतलब हम मीन्स 2, 7 मीन्स 7, है मीन्स 1। तो सेक्शन 2 क्लॉज 71। उसी के साथ साथ आप देखोगे ओपीसी कंपनी, ओपीसी कंपनी, फिर से देखिए ओपीसी कंपनी, यहां पे कहता है, यहां पे क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट क्या कहती है? बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। बस उठ, बस उठ, 62, बस उठ मतलब 62, बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार किससे साथ है? सरकार ओपीसी किससे कहती है? ओपीसी की, हाँ, कि जा जी ले तू अपनी जिंदगी की, कैसे जीऊं, मैं तो मरी पड़ी हूं, कि ना देख कंपनी एक्ट के इतने सारे सेक्शन है, तुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुझे क्या दी गई है? छूट दी गई है, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 62। अच्छा 68 कैसे याद किया? 6 और 8 छटनी, और छटनी मीन्स कम, और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। नहीं समझ में आया? 6 और 8, 6 और 8 छटनी, 6 और 8 से क्या बना? और छटनी मीन्स क्या होता है? कम, और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। उसी के साथ साथ 85, ये है 85,
प्यासी क्यों है? इसने कहा हे स्मॉल कंपनी कि हाँ, कि तेरे ऊपर लिमिट है, लिमिट लगा रखी है तेरे ऊपर, कि है कि सच्ची कि मुच्ची, ये देखो कि तुम्हारे ऊपर लिमिट लगाई गई है, उस लिमिट के ऊपर जाके तुम बिजनेस है। तो ये बेचारी क्या है? प्यासी है। क्या है ये? और प्यासी से ही क्या आया? 85। कॉमन सेक्शन इज 2, सेक्शन 2 में ही डिफाइन है। उसके बाद डोरमेंट कंपनी, इनकी तो अलग ही दाल खिचड़ी पकती है, ये तो सेक्शन 445 में है। और बच्चों ये जो डोरमेंट कंपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, प्लीज, दिस इज अ स्टेटस एक्चुअली। यहां तो स्टेटस लिया जाता है जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या लिया जाता है? सिर्फ स्टेटस लिया जाता है। दैट्स वाई एक बच्चा पूछता है मैम जी, मैंने कहा हाँ, कि मैम जी आपने जितनी कंपनी पढ़ाई है सबकी डेफिनेशन सेक्शन 2 है, उसके बाद सेक्शन 2 क्लास 21, 20, 85, 62 है ना, 71, परंतु आप जो ये वाली कंपनी पढ़ा रहे हो ये तो अलग ही सेक्शन है, मतलब ये तो कंपनी एक्ट के आखिरी छोर पे। मैंने कहा सुन बच्चे कि क्या, कि ये कंपनी है जिंदा रहने के लिए, जरूरी है ये स्टेटस लेना। तो ये एक स्टेटस दिया गया है सेक्शन किसमें? 455 में। उसके बाद निधि कंपनी है। निधि कंपनी ये नीड के लिए बनती है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी सुनो, अब कैसे याद करोगे लिस्टेड कंपनी? याद कराने का, सेक्शन याद कराने का बहुत आसान तरीका सुनो, पहले मैं फिर तुम। सेक्शन 2 क्लॉज 51 में बताओ क्या है? एक ऐसे चांटा मारो ऐसे। 51 किसने बताई? आपने बोला। ताली बजाओ उस लड़की के लिए, जोरदार तालियां। जोर ऐसे होती है, जोरदार तालियां। बहुत अच्छे। रागिनी, इधर भी बच्चे बता रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर ये देखिए जरा, गौर फरमाइए। सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर क्या डिफाइन है? केएमपी। और केएमपी के अंदर हम सिर्फ अपनी बात कर लेते हैं। कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। तो 51 रुपए में हमें क्या मिला है? क्या मिला है 51 रुपए में? प्रसाद मिला है। हमें एक प्रसाद मिला है कि हम भी केएमपी में कवर है। तो जिस कंपनी में केएमपी होगा उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी होगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज क्या हो गया? जल्दी बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज 51। और जहां सीएस है वहीं लिस्टेड कंपनी है, जहां तुम वहां हम। क्या बोला मैंने, जरा बताओ, जोर से बोलिए। जहां तुम, आवाज नहीं आई। जहां तुम, जहां सीएस है वहीं लिस्टेड कंपनी है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 51 और 52 में क्या आ जाती है? लिस्टेड कंपनी। तो जहां तुम वहां हम। उसके बाद देखिए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी 42, बया प्लस इंग्लिश, बया प्लस इंग्लिश, बया कर रही है। हमें भी आना है आपके वतन, हमने कहा आ जाइए ना। बया कर रही है अंग्रेजी कंपनी अपनी स्थिति, तो 42, बया प्लस इंग्लिश, तो 42। इंग्लिश मीन्स क्या होती है? फॉरेन कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज क्या बताया मैंने? 42। इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ सकते हो। होल्डिंग कंपनी 45 के बाद है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 आपका जो है गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर। 4-5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, मतलब 4-5 सरकारें मिलके काम कर रही है। और 46 के अंदर आपकी होल्डिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी है। ये थी हमारी काइंड्स ऑफ कंपनी। अभी और कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? अभी ये सारी डेफिनेशंस जो है, सारी कंपनी हमें पढ़नी है चैप्टर के अंदर।